Hello student, today we will be solving the fifth question of accounting of holding companies. The link of the question is been given in the description box. You are requested to download it, read it so that you can understand how we have solved this particular question. In this question, again, there are two companies, A Limited and B Limited. A Limited has acquired 4,000 shares of rupees 10 each on 30 September 2019 for rupees 52,000 in B Limited and received 10% dividend for the year 2018-19. But the dividend as received has been credited to profit and loss account of A Limited, and the balance sheet of A and B Limited has been given as on 31st March 2020. Assets and liabilities are there. We will be trying to solve the question, and in this question it is given that to prepare the consolidated balance sheet as on 31st March 2020. So first we will calculate the majority ratio. Step number 1, majority ratio. Majority ratio, the formula of majority ratio is number of shares acquired by holding company divided by total number of shares of subsidiary company multiplied by 100. क्वेश्चन में दिया हुआ है A लिमिटेड ने B लिमिटेड के 4,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो डिवाइडेड बाय 4,000 शेयर्स खरीदे तो न्यूमरेटर में आ गया 4,000. सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल में अगेन 50,000 कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का, तो डिवाइडेड बाय 10 किए तो आगे टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कितना है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. इट कम्स टू हाउ मच 80%. स्टेप नंबर 2, माइनॉरिटी रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी रेशियो. माइनॉरिटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला है 100% माइनस मेजॉरिटी रेशियो, दैट इज 80%. इट कम्स टू हाउ मच 20%. यू कैन सॉल्व इन फ्रैक्शन ऑल्सो. इसको करोगे तो आप 4/5 आएगा और इसको करोगे तो आप 1/5 आएगा. तो अगेन आई एम सॉल्विंग इन परसेंटेज, यू कैन सॉल्व इन फ्रैक्शन, डेसिमल, एज यू लाइक. स्टेप नंबर 3 सॉल्व करने से पहले, क्योंकि अभी यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है, इट इज 30 सितंबर 2019, तो हम सबसे पहले ओपनिंग डेट लिख लेते हैं, क्लोजिंग डेट लिख लेते हैं और डेट ऑफ एक्विजिशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्री एक्विजिशन पीरियड कैलकुलेट करना है एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कैलकुलेट करना है. तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019 और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2020. शेयर्स हैज बीन एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 2019. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा 30 सितंबर 2019 तक का जो पीरियड रहेगा वो प्री एक्विजिशन पीरियड रहेगा और उसके बाद का जो पीरियड रहेगा वो पोस्ट एक्विजिशन. तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया फ्रॉम ओपनिंग डेट टू 30 सितंबर 2019. ये कंप्यूट हो रहा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. सितंबर पूरा कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे ये जो 6 मंथ्स कैलकुलेट हुआ, ये 6 मंथ हो गया हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड. और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट जो भी पीरियड होगा वो हमारा बनेगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड भी कितने मंथ का हुआ, 6 मंथ्स का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. हम ये एक्विजिशन पीरियड इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमारा प्रॉफिट पूरे 12 महीने का होगा तो हम उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर सके कि उसमें कितना पोर्शन एक्विजिशन के पहले का है, एक्विजिशन के तक का है और कितना एक्विजिशन के बाद है. उसके बाद स्टेप नंबर 3. स्टेप 3, इट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं. कैपिटल प्रॉफिट हमारा अप टू 30 सितंबर 2019 सब्सिडियरी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या बनेगा, कैपिटल प्रॉफिट. तो हम ये बैलेंस शीट चेक कर देते हैं और बैलेंस शीट में हम रिजर्व और प्रॉफिट सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी का चेक करते हैं. पहला इंफॉर्मेशन है जनरल रिजर्व का. सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में दिया हुआ 10,000 और उसकी डेट स्पेसिफिकली गिवन है, इट इज 1 अप्रैल 2019.
इसका मतलब जनरल रिजर्व है वो ओपनिंग है, वो एक स्पेसिफिक डेट का है, और वो स्पेसिफिक डेट अगर हम देखेंगे तो वो एक्विजिशन प्री एक्विजिशन पीरियड में आती है। तो अगर कोई भी चीज एक रेस्पेक्टिव डेट का होगा तो आपको क्या याद रखना है, वो प्री एक्विजिशन में आ रहा है तो पूरा का पूरा अमाउंट हम कहाँ ले लेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, या पूरा रिजर्व हम कहाँ ले लेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में। तो हमने यहाँ लिखा जनरल रिजर्व, रिजर्व जो गिवन है वो गिवन है 1 अप्रैल 2019 का, और उसकी अमाउंट जो गिवन है वो अमाउंट कितनी गिवन है, 10। सेकेंड, अगर प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखें सब्सिडरी कंपनी का, तो दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दो सब हेडिंग दी हुई है। एक बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। अगेन वो जो प्रॉफिट है वो ओपनिंग प्रॉफिट है, ओपनिंग डेट जो आ रहा है वो प्री एक्विजिशन में आ रहा है, तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है हम कहाँ लिख लेंगे, प्री एक्विजिशन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। अगर हम चेक करेंगे बैलेंस शीट में तो जो प्रॉफिट है, ओपनिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सब्सिडरी कंपनी का, इट इज गिवन 8000, और एक दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो कि हमारा 12 मंथ्स है, एक ईयर है, उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट गिवन कितना है, 20,000 दिया हुआ है। तो ये हमने लिखा फॉर द ईयर प्रॉफिट है, अमाउंट इट इज हाउ मच, 20,000। ये 20,000 टोटल 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, तो हमने डिवाइडेड बाय 12 किया, और जो हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड आ रहा है वो प्री एक्विजिशन पीरियड कितने मंथ का आ रहा है, 6 मंथ का, तो हमने मल्टीप्लाई किया इससे 6/12। इसका मतलब हमने प्रोपोर्शनेटली फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आधे ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो हमने इसको 6/12 कर लिया। तो ये आ गया कितना, 10,000। तो हमने यहां पे टोटल किया, टोटल कैपिटल प्रॉफिट आ गया 28,000। अगर एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद रखनी है कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि उसका ट्रीटमेंट एज अ कैपिटल प्रॉफिट होगा, और कैपिटल प्रॉफिट होने के कारण उसको हमको इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से उसको माइनस करना है, और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होल्डिंग कंपनी के इंक्लूडेड है तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी बनाते समय जो भी डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ होगा उसको हमको क्या करेंगे, हम उतने डिविडेंड प्रोपोर्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या याद रखना है, जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसका डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को रिसीव हुआ है, तो वो होल्डिंग कंपनी के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, वो पहला ट्रीटमेंट हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगा, इसका मतलब उसको हम कहां यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन में यूज करेंगे। दूसरा, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए वो ट्रीटमेंट उसका कैपिटल प्रॉफिट जैसे हुआ उसको हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करते समय माइनस किया, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड हो चुका है जो कि इंक्लूड नहीं होना था, प्लस हो चुका है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टेप नंबर 4 हमारा कैलकुलेशन है रेवेन्यू प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट और को हम रिजर्व को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने के समय अब हमारे पास सिर्फ क्या है, पीएनएल अकाउंट है, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। उस 20,000 का जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है उससे हम ट्रीटमेंट करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है 6 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा जो प्रॉफिट आया, रेवेन्यू प्रॉफिट आया, वो कितना है, रेवेन्यू प्रॉफिट इट कम्स टू हाउ मच, 10,000। तो हमने यहाँ पे 4 स्टेप सॉल्व कर लिए। पहला, मेजॉरिटी रेशियो 80%, माइनॉरिटी रेशियो 20%, कैपिटल प्रॉफिट 28,000, रेवेन्यू प्रॉफिट 10,000।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर डिविडेंड प्रपोज किया है सब्सिडरी कंपनी ने और वो प्रपोज किया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो आपको क्या याद रखना है, उसका ट्रीटमेंट एज अ कैपिटल प्रॉफिट होगा। अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ होल्डिंग कंपनी तो मेरे लिए वो कैपिटल प्रॉफिट है, और उस कैपिटल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, हम पहला उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते समय माइनस करेंगे। दूसरा, उसको हमने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर दिया होल्डिंग कंपनी के, तो वो इंक्लूड होना नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के चीजें को इंक्लूड करना है, बट कैपिटल के नेचर को अगर इंक्लूड कर दिया तो उसको वहां से निकालेंगे तो हम जो प्लस किया है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। Now we will start to solve the next step, that is step number 5. Step 5 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से हमको ये पता चलेगा कि भाई अगर होल्डिंग कंपनी ने अगर ज्यादा पेमेंट किया है और सब्सिडरी कंपनी को तो गुडविल आएगा, और कम पेमेंट किया है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो इट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको बता दिया था, हमने इंफॉर्मेशन अगर पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ए लिमिटेड ने 4,000 शेयर एक्वायर किए सब्सिडरी कंपनी के, और वो कितने में एक्वायर किए, 52,000 रुपीज में एक्वायर किए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 52,000। इससे हम लेस करेंगे सबसे पहला शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, 50,000 है, मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो हमारा कितना आया, 80%। तो 80% आया, तो हम इसको कितना लिख रहे हैं, 40,000। नेक्स्ट हम माइनस करते हैं इससे कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट आया 28,000, मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो कितना आया, अगेन 80%। तो 28,000 का 80% इट इज 22,400। अब हमने देखा कि अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड प्रपोज कर रही है फॉर द प्रीवियस ईयर और होल्डिंग कंपनी को वो रिसीव हो रहा है, तो होल्डिंग कंपनी के लिए वो क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ। तो कैपिटल प्रॉफिट जैसा हमने उसको ट्रीटमेंट किया, हमने यहाँ पे लिखा प्रपोज्ड डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय अगेन मेजॉरिटी रेशियो। तो मेजॉरिटी रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो डिविडेंड हम देखेंगे कितना हो रहा है। होल्डिंग कंपनी ने 4,000 शेयर्स एक्वायर किए, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर इट इज 40,000 रुपीज, क्योंकि जब सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसकी पेड अप वैल्यू पे डिक्लेयर करेगी। उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, 40,000। 40,000 का हाउ मच परसेंटेज, इट इज 10% डिविडेंड डिक्लेयर किए, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये कितना आया, 4,000। तो यहाँ पे हम टोटल सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 50,000 है, 50,000 का 10% टोटल 5,000 डिविडेंड है। 5,000 डिविडेंड पूरे शेयर होल्डर का है, और उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर को 80% डिविडेंड मिला, तो 80% का अमाउंट आ गया 4,000। तो 4,000 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो गुडविल आया, अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व आया। तो इट इज 52,000 माइनस 40,000 माइनस 22,400 माइनस 4,000। यहाँ पे हमारा माइनस में आंसर आ रहा है 14,400। तो हमारे जो माइनस में आ गया, तो हमारा आंसर क्या आया, कैपिटल रिजर्व हमारा आंसर है। स्टेप नंबर 5 हो गया। स्टेप नंबर 6 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हमारा सबसे पहला हम इंक्लूड करते हैं शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो। शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का कितना है, 50,000, और माइनॉरिटी रेशियो कितना है, माइनॉरिटी रेशियो है इट इज हाउ मच, 20%। तो 20% से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कितना,
10,000 रुपीज। फिर हम उस पर ऐड करते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो माइनॉरिटी रेशियो से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 20% ये आ गया 5,600। थर्ड इट इज रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो 10,000 और 2,000 टोटल किया 17,600। प्रीवियस ईयर का अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, पे करती है, तो उस पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से सब्सिडरी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को मिलता है, तो होल्डिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से वो माइनस किया हमने, और दूसरा ट्रीटमेंट हम कहां करेंगे, उसको कंसोलिडेटेड पीएनएल की कैलकुलेशन में उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने उसको एज अ रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया, बट वो कैपिटल नेचर का है, इसलिए रेवेन्यू अकाउंट से हम उसको निकालेंगे तो उसको प्लस हो चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 7 दैट इज लास्ट स्टेप ऑफ योर वर्किंग नोट। स्टेप नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी है, ए लिमिटेड है। तो ए लिमिटेड के बुक्स में हमने चेक किया कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ओपनिंग प्रॉफिट है 4,000 रुपीज का, और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया उसने 30,000, टोटल प्लस किया तो वो आ गया कितना, 34,000। हमने यहाँ पे उसके बाद क्या किया, ऐड किया रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। आपको डिटेल इसका पूरा का पूरा स्टेप आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया। नहीं समझ में आ रहा, लेक्चर नंबर 2 देखिए, और लेक्चर नंबर 2 देख के आपको समझ में आ जाएगी हमने क्या स्टेप के थ्रू इसको सॉल्व किया है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट है 10,000 रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% दैट कम्स टू 8,000। टोटल किया हमने यहाँ पे 42,000 का। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड, जो होल्डिंग कंपनी को पिछले साल का मिला, लेकिन पिछले साल उसने शेयर होल्ड ही नहीं किया था, फिर भी उसको डिविडेंड रिसीव हो रहा, तो उसका कैपिटल प्रॉफिट हुआ। कैपिटल प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको कहां पे इंक्लूड कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंक्लूड करना चाहिए था क्या, नहीं, तो वहां से उसको हटाएंगे, माइनस करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ 2018-19 इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, इट इज अमाउंट इज 4,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4,000 रुपीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, टोटल आ गया कितना, 38,000। तो हमारे सातों स्टेप सॉल्व कर लिया है। अभी 7 स्टेप से जो जो वैल्यूज आई है उसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पुट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टैली हो गया तो हमारा आंसर सही है, नहीं हुआ तो गलत है। तो अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हम। Liabilities, amount, assets, amount। हर बार आपको क्या याद रखना है कि 4 वैल्यूज जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी हुई है उसको हमको यहां लिखना नहीं है। पहला, सब्सिडरी कंपनी के लायबिलिटी साइड 3 चीजों को हमको लिखना नहीं है। पहला है शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये जो 3 चीजें सब्सिडरी कंपनी के लायबिलिटी साइड आती है उसको हमको यहाँ लिखना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे तो होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट साइड,
क्योंकि उसने शेयर्स खरीदा है, उसके इन्वेस्टमेंट में वो इंक्लूड होगा। जितने कॉस्ट को वो इंक्लूडेड है उतने कॉस्ट को भी हमको लिखना नहीं है, क्योंकि उससे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन किए हैं, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन करके या तो हमने गुडविल कंप्यूट किया या तो हमने कैपिटल रिजर्व कंप्यूट किया है। तो हम देखते हैं, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले गिवन है शेयर कैपिटल इन ₹10 ईच, 10 पर शेयर दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी का 60,000 है, तो हम यहां लिख लेते हैं शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 each. The amount of share capital, it is how much? It is 60,000. सेकेंड देखेंगे तो जनरल रिजर्व गिवन है, तो हम जनरल रिजर्व भी किसका लिखेंगे? सिर्फ होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? ₹12,000। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, तो हमने ऑलरेडी कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बना लिया है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट आ रहा है 38,000। नेक्स्ट गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन, तो हमने यहां लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन। एक है हमारे पास ए लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है, और बी लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी है। तो ए लिमिटेड का सन्ड्री क्रेडिटर्स है ₹10,000 का, और बी लिमिटेड का क्रेडिटर्स है ₹8,000 का। टोटल किए आ गया ₹18,000। फिर हमने यहां देखा जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है वो भी लायबिलिटी है, तो हमने यहां लिखा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट है 17,600। और यहां पे आप देख रहे हो कि कैपिटल रिजर्व है 14,400 का, तो हम उसको भी लिख लें कैपिटल रिजर्व 14,400। हमने टोटल कर लिया। एसेट साइड आते हैं। सबसे पहला एसेट गिवन है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, अमाउंट 52,000 है, हमने उसको ट्रीटमेंट कर लिया है, उसको लिखना नहीं है। नेक्स्ट गिवन है सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों का ऐड कर लेंगे। होल्डिंग कंपनी का है 64,000 और सब्सिडरी कंपनी का है 96,000। टोटल कर लिए तो ये आ गया 1,60,000। और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस शीट का जो टोटल है वो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,60,000 एसेट साइड दिया है और 1,60,000 लायबिलिटी साइड है। हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, हमारा एडजस्टमेंट सही है। और आपको क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन में हमने एक नया चीज यही देखा है, अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड प्रपोज कर रही है और वो डिविडेंड प्रपोज कर रही है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और उस डिविडेंड को रिसीव कर रहा है कौन? होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी के लिए वो होता है कैपिटल प्रॉफिट, और अगर होल्डिंग कंपनी ने उसको रिसीव किया तो उसको ऑटोमेटिकली उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा, जो कि उसको लिखना नहीं चाहिए था। वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो क्या नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। तो हमने जो भी डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी प्रपोज किया है और उसको होल्डिंग कंपनी रिसीव किया है, तो उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या करना है? कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट से माइनस करना है। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि वो लाइक अ कैपिटल प्रॉफिट है, उसको हम दूसरा ट्रीटमेंट कहां पे कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कंप्यूटेशन के लिए उसको क्या कर रहे हैं? तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में यही एडजस्टमेंट नया था, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन यहाँ पे मेजॉरिटी ट्रीटमेंट क्या रहेगा, डिविडेंड का आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो इफ इट इज डन थ्रू पोस्ट एक्विजिशन, तो पोस्ट एक्विजिशन से हुआ है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा। अगर प्री एक्विजिशन से है तो आज का क्वेश्चन में हमने क्या किया है, अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से प्रपोज डिविडेंड हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये आपको इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में और कोई नए एडजस्टमेंट के साथ आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।